सोचिए, एक ऐसा भारत जहां कोई एक सम्राट नहीं, कोई एक कानून नहीं और हर तरफ सत्ता की भूख फैली हुई है। पश्चिम से यूनानी आक्रमण, अंदर से कमजोर राजा और बीच में एक ऐसा विद्वान जिसके अपमान ने भारत का इतिहास बदल दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे चाणक्य के एक संकल्प ने मगध की गद्दी हिला दी, कैसे एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट बना और कैसे नंद वंश का अंत एक नए साम्राज्य की शुरुआत बना। आप जानेंगे यूनानियों से हुए उस टकराव के बारे में जहां युद्ध नहीं, रणनीति जीती। फिर कहानी पहुंचेगी उस सम्राट तक जिसका नाम सुनते ही इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध याद आता है, कलिंग युद्ध, जहां हजारों लाशों के बीच एक विजेता राजा टूट गया और वहीं से अशोक पैदा हुआ, तलवार वाला नहीं, धम्म वाला। इस सफर में हम देखेंगे मौर्य प्रशासन की ताकत, उसकी कला, उसका वैभव और वो गलतियां जिन्होंने इतने विशाल साम्राज्य को अंत की ओर धकेल दिया। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मौर्य साम्राज्य की नहीं, ये कहानी है भारत के पहले विचार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस अपमान से जिसने एक साम्राज्य को जन्म दिया। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व यूनान का महान आक्रमणकारी सिकंदर भारत की धरती पर प्रवेश करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का सपना था। लेकिन भारत उसके लिए कोई आसान लक्ष्य नहीं था। सिकंदर की सेनाएं पंजाब तक पहुंची, जाबाज और प्रशिक्षित। वहीं उसने यूनानी क्षत्रपों को नियुक्त किया ताकि उसकी विजय का नियंत्रण स्थायी हो सके। लेकिन किस्मत ने करवट ली। सिकंदर की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही पूरा भारत में सत्ता का खालीपन छा जाता है। स्थानीय राजाओं ने इस अवसर का फायदा उठाया, लेकिन वे कमजोर थे, एकजुट नहीं, राज्य छोटे और अस्थिर। यही वह समय था जब भारत की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि इतिहास में एक नया दौर शुरू होने वाला था जहां ताकत केवल तलवार से नहीं, दिमाग और रणनीति से भी मापी जाएगी। यहीं उभरता है एक नाम, चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वह न केवल एक विद्वान था, बल्कि राजनीति, युद्ध और जासूसी का मास्टरमाइंड भी था। कहा जाता है कि मगध के राजा धनानंद ने सभा में चाणक्य का अपमान किया। इस अपमान ने उसके भीतर आग भर दी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस अत्याचारी शासन को जड़ से मिटा दूंगा। वह केवल प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए एक नई राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए तैयार था। चाणक्य की निपुणता राजनीति, जासूसी और रणनीति में इतनी गहरी थी कि इतिहास में उसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। साथ ही उसने अर्थशास्त्र की अवधारणा को भी पेश किया, जो न केवल शासन की नीतियों को समझने का मार्ग था, बल्कि सत्ता को स्थायी बनाने की कला भी सिखाता था। इतिहास में यही वह क्षण था जब एक विद्वान और एक युवा नेता मिलकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखने वाले थे। चाणक्य की रणनीति और प्रतिज्ञा के समय भारत के इतिहास में एक और नायक उभरने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका जन्म रहस्यमय था। कुछ कहते हैं कि उसका संबंध राजघराने से था, तो कुछ इसे सामान्य परिवार का युवक मानते हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। युवावस्था में ही उसकी दृष्टि और साहस दूसरों से अलग दिखाई देते थे। तक्षशिला में चाणक्य से उसकी मुलाकात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई। चाणक्य ने उसे सिर्फ प्रशिक्षण नहीं दिया, बल्कि सैन्य कला, राजनीतिक रणनीति और युद्ध की गुप्त चालें सिखाईं। हर कदम, हर निर्णय, हर रणनीति को समझने की क्षमता चंद्रगुप्त में धीरे विकसित हुई। युवा चंद्रगुप्त ने यह भी समझ लिया कि सिर्फ शारीरिक शक्ति से साम्राज्य नहीं जीता जा सकता। इसके लिए चाहिए दिमाग, धैर्य और सही योजना। इसी तैयारी और प्रशिक्षण ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला संगठित साम्राज्य बनाने वाला नेता बनाया। लगभग 321 ईसा पूर्व भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदलने वाला था। उस समय मगध पर शासन कर रहा था अत्याचारी राजा धनानंद, जिसकी सत्ता केवल धन और शक्ति पर आधारित थी। उसकी भारी कर प्रणाली और अत्याचारों ने जनता में असंतोष की आग भर दी थी।
किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा राज्य को देने को मजबूर थे और व्यापारी शोषण से परेशान थे। राजा का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने सलाहकारों और जनता की सुनवाई छोड़ दी थी। इसी समय चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के कमजोरियों का लाभ उठाने की योजना बनाई। चाणक्य ने गुप्त नेटवर्क तैयार किया और भीतर के भ्रष्टाचार और मतभेदों का फायदा उठाया। युवा चंद्रगुप्त ने जनता का भरोसा हासिल किया और सेना तथा राजनीतिक रणनीति में अपनी प्रतिभा दिखाई। धीरे छोटे विद्रोह और अंदरूनी चालों के जरिए नंद वंश कमजोर पड़ गया। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह केवल सत्ता की जीत नहीं थी, बल्कि रणनीति, धैर्य और जनता के विश्वास से हासिल किया गया पहला संगठित साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया और इतिहास का पहला केंद्रीय साम्राज्य खड़ा किया। बनाई गई पाटलिपुत्र, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सत्ता, प्रशासन और शक्ति का केंद्र बन गई। यह साम्राज्य इतना संगठित था कि हर प्रांत में गवर्नर नियुक्त थे, हर इलाके में कानून और व्यवस्था कायम थी, जनता को सुरक्षा और न्याय मिलता था और साथ ही व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा दिया गया। मौर्य सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी सब तैयार थे युद्ध के लिए। हर युद्ध की रणनीति पहले से तैयार थी और हर सैनिक के लिए प्रशिक्षण और अनुशासन अनिवार्य था। चाणक्य की नीति और अर्थशास्त्र की अवधारणा ने प्रशासन को स्थायी बनाया। कर प्रणाली, भूमि वितरण और सैन्य संगठन सब योजनाबद्ध और प्रभावी थे। इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। यहाँ पर न्यायालय, सभा और भंडार सब सुव्यवस्थित थे। इतिहास में पहली बार भारत में एक ऐसा साम्राज्य आया जो ताकत, बुद्धि और प्रशासन से मजबूत था, और यही मौर्य साम्राज्य की असली पहचान बन गई। सोचिए, मौर्य साम्राज्य का विस्तार इतना तेज हुआ कि पश्चिम की यूनानी शक्तियां भी उसे रोक पाने में असमर्थ थी। सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का महान सेनापति और अब खुद का साम्राज्य बनाने वाला शासक, भारत की सीमा पर खड़ा था। उसकी आंखों में केवल विजय की लालसा थी, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना प्रशिक्षित और संगठित उसकी हर चाल का जवाब देने को तैयार थी। युद्ध भड़का, एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास ने यूनानी मौर्य युद्ध कहा। हाथियों की गर्जना, घुड़सवारों की तेजी और पैदल सैनिकों की अनुशासनिक चालें, सब कुछ युद्ध के मैदान पर जीवंत था। लेकिन चंद्रगुप्त की रणनीति इतनी सूक्ष्म थी कि अंततः सेल्यूकस को संधि करने और वैवाहिक संबंध बनाने पर मजबूर होना पड़ा। इस समझौते में 500 युद्ध हाथी भी मौर्यों के पास आए, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि डर और सम्मान का प्रतीक बन गए। यहीं मेगस्थनीज आया, यूनानी राजदूत, जिसने मौर्य साम्राज्य का दौरा किया और सब कुछ लिखा। उसने देखा कि यह साम्राज्य केवल विजय पर नहीं बल्कि प्रशासन, न्याय और संगठन में भी कितना अद्वितीय है। मेगस्थनीज ने इसे अपनी किताब इंडिका में लिखा और इतिहास में दर्ज किया कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य सिर्फ विशाल नहीं बल्कि दूरदर्शी, संगठित और प्रभावशाली था। इस युद्ध और समझौते ने साबित कर दिया कि सत्य और बुद्धि से भरी रणनीति ताकत और तलवार से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। इतिहास में कभी वही व्यक्ति जिसने तलवार और रणनीति से साम्राज्य बनाया, अंत में शांति और धर्म की ओर मुड़ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हीं में से एक था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में उसका रुझान जैन धर्म की ओर बढ़ने लगा। इस परिवर्तन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा भद्रबाहु मुनि का। भद्रबाहु ने उसे अहिंसा और तपस्या का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने राज्य त्याग कर दिया और अपना जीवन धर्म और साधना में समर्पित कर दिया। वह चल पड़ा श्रवणबेलगोला, जहां उसने सल्लेखना, अंतिम तपस्या, अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। इतिहास गवाह है कि वही शक्ति जो कभी युद्ध और साम्राज्य बनाने में लगी थी, अंत में मनुष्य के भीतर की शांति और धैर्य में बदल गई। चंद्रगुप्त का यह अंत सिर्फ साम्राज्य का नहीं बल्कि एक राजा की अंदरूनी यात्रा का प्रतीक बन गया।